नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच चुनाव प्रक्रिया के बीच में एसआईआर की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, लेकिन कल रात मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। इस घटना के बाद बंगाल का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। क्या हुआ बंगाल में इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिन भर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात अन्य चुनावी राज्यों में प्रचार प्रसार की भी, दिखाएंगे खबर संसद में कौन से बड़े बिल आज हुए पास, बताएंगे देश का कितना बड़ा रक्षा निर्यात। इसके अलावा होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में मालदा घटना पर तेज हुई सियासी तकरार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अमित शाह ने भी साधा निशाना। टीएमसी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। आयोग ने दिए सीबीआई जांच के निर्देश। तृणमूल पार्षद समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। जारी है प्रचार और नामांकन का दौर। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने भरा पर्चा। तमिलनाडु में टीवी के अध्यक्ष विजय और डीएम के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने दाखिल किया नामांकन। असम में राहुल गांधी का जीत का दावा, तो केरला में प्रियंका गांधी ने संभाली प्रचार की कमान। यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र। 16 अप्रैल तक स्थगित हुई सदन की कार्रवाई। महिला आरक्षण को लेकर आगे भी चलेगा कामकाज। आज सीएपीएफ सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक हुए पारित। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति। सरकार ने किया स्पष्ट, कहा सल्फर की भी कोई कमी नहीं। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी जारी। सीमा शुल्क से मुक्त हुए पेट्रोकेमिकल उत्पाद। देश के रक्षा निर्यात में लगभग 63% का रिकॉर्ड वृद्धि। पिछले साल 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रक्षा निर्यात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हथियारों के आयात के लिए जाने जाने वाला भारत तेजी से कर रहा निर्यात। और देखते हैं सबसे पहले चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरें। आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत, जो बंगाल से आई है। कल बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के बाद बंगाल में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। क्या है घटनाक्रम, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि मालदा हिंसा पर घिरी है ममता बनर्जी, ये अपने आप में बड़ी खबर है आज की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग भी अब सख्त हो गया है इस पूरी घटना को लेकर, और पश्चिम बंगाल के हिंसा को लेकर यह पूरा मामला गर्माता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और चुनाव आयोग ने कई निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। तृणमूल पार्षद समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में अब तक 18 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर बंगाल से लगातार जो कि डेवलप भी हो रही है और लगातार इसमें अपडेट्स भी आ रहे हैं। 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नगर विकास विभाग के सचिव को मालदा डिवीजन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भाजपा ने भी ममता सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है और सियासी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी ये मामला गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी टकराव अब अदालतों तक गूंजने लगा है। एक ओर भवानीपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, तो दूसरी ओर मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी। आरोप प्रत्यारोप, हिंसा और बयानबाजी के बीच चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिनमें 2 टीएमसी के पार्षद सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। तो इस चुनाव आयोग ने इस घटना की जांच सीबीआई से कराने के आदेश भी दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल की अराजकता और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां चरम पर हैं।
भवानीपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर अमित शाह ने शुभेंदु के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही भव्य रोड शो किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन दाखिल करने के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। अलीपुर स्थित सर्वे बिल्डिंग में नामांकन प्रक्रिया के समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहुंच गई, जिससे राजनीतिक टकराव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। स्थिति को बिगड़ते देख मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में कर लिया। उधर मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुर्शिदाबाद के सागर दिघी में उन्होंने कहा कि किसी भी उकसावे में न आए और आंदोलन शांतिपूर्ण रखें। हालांकि भाजपा ने इस पूरी घटना के पीछे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ होने का आरोप लगाया है। किंतु मने रखबेन, हमें अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि किसी पर भी कार्रवाई हो, नहीं चाहती कि किसी को भी डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। क्या आप जानते हैं कि लोगों पर सीबीआई और एनआईए ने कार्रवाई की है? আপনারা নিজেরা যদি আইন হাতে তুলে নেন। पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, हम उसको वेलकम करते हैं। बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके यहां आने से दंगा भड़क सकता है। जबकि भाजपा नेता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जब जितने कम है वो बेहतर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा आने का मतलब ये होते हैं यह दंगा लगाना जरूरी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दें, ये काम ममता बनर्जी कर रही हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वर वरीड अबाउट देयर ओन सेफ्टी इन द लॉलेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडर ममता बनर्जी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मालदा की घटना का संज्ञान लेते हुए एसआईआर प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही अदालत ने जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। फिलहाल पूरे मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच 7 न्यायाधीशों को बचाकर ले जाने के भयावह पल का वीडियो सामने आया है। सड़कों पर बांस के बैरिकेड लगाकर जजों को ले जा रहे काफिले का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। गाड़ियां नहीं रुकने पर पथराव किया गया। भारी दहशत और भय के बीच जज किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में जितनी भी अराजकता हो रही है, उसके लिए बीजेपी और अन्य विपक्षी दल ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। ममता बनर्जी भले ही आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लगातार ऐसे बयान देती आ रही हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कालियाचक घटना की पृष्ठभूमि काफ़ी पहले ही तैयार हो रही थी। इस साल मार्च की शुरुआत में ही जब चुनाव आयोग की फुल बेंच कोलकाता में मौजूद थी, उस वक्त धर्मतला के अपधरना मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को डराती और भड़काती नजर आई। क्या कुछ उन्होंने कहा था, ये आप भी सुनिए। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না।
और ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी थी। एक समुदाय को एकजुट होने की चेतावनी देने के एक हफ्ते के भीतर ही उम्मीदवारों की सूची जारी होने के दिन ममता बनर्जी के सुर और भी तल्ख और भड़काऊ हो गए थे। उनके बयान को सुनिए। এখন কোনো রকম কোনো ঘটনা ঘটলে প্লিজ দয়া করে আমাকে কেউ দোষ দেবেন না। টুটি চিপে ধরবেন বিজেপি রাজনৈতিক টুটি। तो आपने देखा किस प्रकार से ये घटना से पहले कई ऐसे मौके रहे जहां सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं जिसके चलते ऐसी घटनाओं हुई हैं। ये सीधे तौर पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मालदा की घटना अपने आप में बेहद शर्मसार कर देने वाली है। क्योंकि न्यायिक अधिकारी जो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनको बंधक बना लेना, करीबन 5-6 घंटे के बाद में पुलिस के माध्यम से उनको रेस्क्यू किया जाना, जिस वक्त वो वापस जा रहे हैं गाड़ियों से उस समय उन गाड़ियों पर भी हमला होना, ये सब दर्शाता है किस प्रकार की कानून व्यवस्था इस वक्त बंगाल में है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है और अब चुनाव आयोग ने भी कई निर्देश दिए हैं। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष, न्यायपालिका पर प्रहार, बंगाल में सियासत अपार। और ये अपने आप में इस वक्त का हमारा विशेष। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा तौसीफ अहमद खान है, टीएमसी समर्थक हैं। अजय वर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रकाश अंदालिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ में सौरभ दत्ता, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद अब से कुछ देर पहले हमने देखा किस प्रकार से कई निर्देश चुनाव आयोग के माध्यम से भी सामने आए हैं। क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जल्दी से? आनंद, सबसे बड़ा अपडेट ये है, सीबीआई जांच का आदेश दिया है चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कालियाचक के घटना में सीबीआई जांच का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए, तो चुनाव आयोग ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। दूसरी बात यह है कि राज्य के जो मुख्य सचिव है दुष्यंत नारियाल, उनको दिल्ली बुलाया गया है। जो जिला शासक है मालदा के जो डीएम है, उनको पूछा गया है कि आप कहां थे, आप कहां थे, क्यों इतना देर तक वहां पे प्रशासन नहीं पहुंची जहां पे न्याय अधिकारियों को घेर के रखा था मॉब ने। और एसपी को कहा गया कि आप भी सही टाइम से नहीं पूछे, आपको क्यों तबादला क्यों नहीं होगा, आपका तबादला क्यों नहीं होगा। और साफ तरीके से चुनाव आयोग के तरफ से कहा गया है कि कहीं पे भी ऐसी घटना अगर घटती है तो और भी कड़ी कदम उठाए जाएंगे। सौरभ, जल्दी से इस बात को कि क्या पहचान हुई है इस पूरे बंधक संकट के पीछे, कौन मुख्य लोग थे जिनके उकसावे पे ये पूरी घटना हुई, उनकी कुछ पहचान? अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस घटना में। लेकिन किसी का जैसे पॉलिटिकल एफिलिएशन किसका क्या है अभी तक वो बात तो सामने नहीं आई। आरिंदे, एक बात मैं ऐड कर दूं कि सिर्फ मालदा नहीं, कालिया चौक के साथ साथ सीओ ऑफिस के बाहर जो लगातार घेराव चल रहा था, उसमें भी तृणमूल के 2 काउंसिलर सहित और भी 4 लोग जो बीएलओ मंच के सपोर्टर्स थे, टीएमसी के सपोर्टर्स थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कोलकाता पुलिस के सीपी को भी आज फटकारा मिला चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी खबर, कालिया चौक में सीबीआई जांच का आदेश दिया चुनाव आयोग ने। जी, सीबीआई जांच को लेकर बिल्कुल, ये बड़ी खबर अपने आप में, और अपने आप में इस लिहाज से भी कि किस तरीके की स्थितियां हैं। शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं और मैं रुख करता हूं तौसीफ अहमद खान, जो कि टीएमसी के समर्थक है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौसीफ साहब, सवाल भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले तब तक अन्य मेहमानों को रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी ने भड़काया और उसके बाद अब ये घटना हुई है और टीएमसी इसमें शामिल है, कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए? कौशल जी। आर्यन जी, अगर ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को देखा जाए, आपने ही दिखाया, वो कह रही हैं हम नहीं चाहते किसी को डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। किसके बारे में बात कर रही हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में बात कर रही ना, जिनके पास उनका आधार कार्ड नहीं है, जो देश के नागरिक नहीं, उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा 1 सेकेंड लगेगा, अगर एक समुदाय अगर सड़क पे आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। 1 सेकेंड में क्या खत्म करने वाली हैं? इस भारत देश की संप्रभुता खत्म करने वाली हैं या लोकतंत्र खत्म करने वाली? तीसरा,
भाजपा का टोटा यानी गला दबा दिया जाए। इसके अलावा घर की महिलाएं जब भी कोई एसआईआर करने आए तो अपने घर में जो भी औजार है उसको लेकर के उसके हमला कर दें। इसके बाद अभी परसों, ये कल की घटना है, परसों उन्होंने कहा अब खेला होबे। काहे का खेला होबे? गुंडागर्दी का खेला होबे। आज का स्टेटमेंट है कि कल शुक्रवार है, सीक्वेंस देखते जाइए। और बात यही नहीं बत्ती, आप दर्जनों हत्या के मुकदमे हैं, महिलाओं के साथ रेप होता है, रेप के बाद महिला की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा जब ममता जी सरकार में थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात हो, कौशल जी, लेकिन एक कौशल जी टीएमसी ये कह रही है, ममता दीदी ये कह रही हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही है और आपकी ये मिली भगत है। वो सीधा आरोप लगाते हैं आप पे। जी हाँ, अगर बीजेपी की बात होती तो समझ में आता। आज चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि कल रात वो 2 बजे तक वो जग रहे थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे, वहां पे डीएम एसपी 6-6 घंटे तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? उसके बाद आज कोर्ट में जो उन्होंने आदेश दिया है कि सीबीआई एनआईए की जांच होनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी नहीं कह रही है, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं। कारण बताओ, नोटिस क्यों ना दिया जाए डीजीपी को, डीएम को, एसएसपी को? सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। केंद्रीय सुरक्षा बल तैयार करने की बात की। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां जहां जज होंगे उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बीजेपी के आदमी हो गए? ठीक है, क्या वो भी मतलब वो हर चीज पे? ठीक है, राजनीति से अलग सुरक्षा उन तमाम न्यायिक अधिकारियों की बड़ा जरूरी है। मैं आता हूं आपके पास में, अजय वर्मा, कौशल जी आता हूं आपके पास में। अजय वर्मा जी, सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव के बीच एसआईआर की प्रक्रिया और इस प्रकार के न्यायिक अधिकारियों का बंधक संकट, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, चुनाव आयोग के द्वारा सीबीआई जांच की मांग, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, पूरा देश जानता है आर्यन जी कि एसआईआर के माध्यम से देश की सरकार और ज्ञानेश जी के माध्यम से इन्हीं के बी टीम की तरह काम करता है चुनाव आयोग। निष्पक्ष निराय पूरा सोशल मीडिया उठा के देखे, सारे लोग चर्चा। अब बंगाल के चुनाव में आप घुसपैठिए की बात, मेरे ज्ञानी दोस्त हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा का चश्मा, मजबूरी है कि प्रवक्ताएं और पुरानी किताबें और सीडी लिया। अरे भाई, घुसपैठिए कोई ईरान से, अफगानिस्तान से, अमेरिका से या पाकिस्तान से हवाई जहाज से नहीं उतरते कि बंगाल में उतरे। घुसपैठिए चुनावों के टाइम अवतरित हो जाते हैं या आसाम में नहीं उतर रहे हैं। अजय जी, सवाल ये है कि कल जो न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, क्या कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है? ऐसी घटनाएं होना राज्य के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए किस तरह से क्या शर्मसार है? आप इसको मानते हैं? मैं उसी पे जा रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सुन लीजिए, जैसे उनको मेरे को सुन लीजिए जरा, मैं भी उसी पे जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब घुसपैठिए अवतरित चुनाव पे होते हैं तो ये सरकार की नीयत पर फिर क्वेश्चन देश के लोग उठाते हैं। 2014 से 11 साल से इनकी सरकार है। मनमोहन सिंह की सरकार में 90,000 के करीब घुसपैठिए निकाले थे, 4 से लेकर 14 तक। इनका कन्वेक्शन रेट 3800 कुछ निकाले। वैसे इनके एक निशिकांत दुबे हैं जो प्रोपोगंडिस्ट हैं, इनके वो बताते हैं कि 10 करोड़ घुसपैठिए। तो भैया 9 करोड़ 96 लाख घुसपैठिए कहाँ चले गए अगर 10 करोड़ घुसपैठिए? तो अब आप न्याय के अधिकारियों पे आइए। कानून देखिए कोई भी अपने हाथ में ले, चाहे वो देश की सरकार के लोग हों या प्रदेश की सरकार के लोग, कानून को किसी के हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उसकी निंदा करनी चाहिए सबको, लेकिन जब कानून का एक पहलू केवल एक ही पक्ष को सुने और दूसरे पक्ष को ना सुने तो फिर क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी न्यायिक प्रक्रिया हो रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पूरी प्रक्रिया पे कल ही उन्होंने संतोष व्यक्त किया और आगे की प्रक्रिया के लिए भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बेहतर होगा। इस बीच न्यायिक अधिकारियों पे हमला, उनको बंधक बनाना, ये तो फिर गलत है ना? ममता दीदी का बयान उससे जोड़ा जा रहा है। ये तो आप ममता दीदी से फोन करके उनके प्रवक्ता बताएंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि कोई भी इस तरह की चीज पर, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को कोई भी करता है तो वो उचित नहीं है सरकारी काम में बाधा। लेकिन ये भी न्यायिक नहीं है कि आप केवल एक ही पार्टी का चश्मा लगाइए और उसी के प्रति एसआईआर के थ्रू या प्रशासन सर, पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है। आप
उसको राजनीतिक तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, प्रकाश चंदालिया जी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, सवाल यह है कि इस घटना के बाद से बंगाल में एक नए स्तर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सवाल कि कानून व्यवस्था किस प्रकार के मौजूदा हालात हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शुरुआती तौर पे कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आपके पास इस घटना को लेकर अपडेट? प्रकाश जी, दूरदर्शन संवाददाता सौरभ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज इस पर 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आर्येंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंसक चुनाव की श्रृंखला में ये एक और काला अध्याय। पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून चलता है। आज की मोथाबाड़ी की घटना इस बात को पुष्ट करती है। इस पश्चिम बंगाल की सरकार को कानून से कोई लेना देना नहीं है। जहां की मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का अपमान कर सकती है, चुनाव आयोग का अपमान कर सकती है, केंद्र सरकार का अपमान कर सकती है, और तो और आर्येंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उस पर गौर करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे निर्देशों पर भी पश्चिम बंगाल में राजनीति होती है। ये कितनी घटिया बात है, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए शर्म से डूब जाने लायक बात है। और 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ये किया है। अगर आप पिछले, जब से आचार संहिता लागू हुई है, बल्कि मैं कहूं कि नवंबर से जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी बौखला गई है। लगभग 85 से 90 लाख मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं, कट चुके हैं, और उसके बावजूद अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो जुडिशियल ऑफिशियल जो 7 अधिकारी थे, उनमें से आर्येंद्र जी 3 महिलाएं भी थी, और उनमें से एक महिला का ये वीडियो प्रसारित हो रहा है कि मुझे बचा लीजिए, हमारे पास पायलट नहीं है, दुर्घटना का शिकार हो गया है। और उनकी गाड़ियों को बांस से रोकने की कोशिश, ताकि रात को 2 बजे जब वो उन्हें केंद्रीय वाहिनी छुड़ाकर ले जाए, उनको बचाया जा सके, उन पर हमले करने की कोशिश ये साबित करती है। ममता बनर्जी के पिछले 15 दिनों के बयानों को गौर करें, वे सिर्फ पश्चिम बंगाल में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मांसाहार खाने नहीं देगी, कभी किसी और बात को लेकर के, और यहां तक कि एक धर्म विशेष के धार्मिक मंच से उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ये तो हमारा शासन है कि बंगाल के लोग सुरक्षित हैं, अगर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि 2011 के पहले क्या पश्चिम बंगाल में कोई शासन नहीं था? क्या कोई सरकार नहीं थी? क्या लोग सुरक्षित नहीं थे? ये लोगों को भड़काने की कोशिश, लोगों को भरमाने की कोशिश और भय मुक्त वातावरण बनाने की ये ममता बनर्जी की कोशिश साबित करती है कि ममता बनर्जी के पैरों से जमीन खिसक चुकी है। और ठीक है अजय जी, मैं आता हूं आपके पास। अजय जी, आता हूं आपके पास। तौफीक अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, टीएमसी समर्थक, तो क्या तौफीक हमारे साथ मौजूद है? पैनल संभवतः अभी वो नहीं जुड़ पाए हमारे साथ में। कौशल जी, सवाल आपसे, क्योंकि अजय जी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि साहब आप लोगों ने, मतलब बीजेपी ने इस प्रकार का भ्रम बनाया हुआ कि साहब घुसपैठिए आ रखे हैं और आम लोगों में आक्रोश है, उस आक्रोश की वजह से इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। कौशल जी, चलिए अच्छा हुआ, कम से कम कांग्रेस का एक पक्ष राष्ट्र ने पूरी तरह से सुन लिया कि नेशनल चैनल पे बैठ करके उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जो वहां पर हुआ वो सब ठीक हुआ, जस्टिफाई कर रहे हैं ना जी। टीएमसी के जो गुंडों का एक्ट हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो जजेस पे हमला हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हर चीज को वो राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है राहुल गांधी और टीएमसी दोनों मिले हुए हैं। कौशल जी, मैं आपको विनम्रता से रोक रहा हूं, प्लीज। हमारे साथ में टीएमसी तौफीक अहमद खान साहब जुड़ गए टीएमसी से, उनका जरा कमेंट ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। तौफीक साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके की पूरी घटनाक्रम मालदा में दिखाई पड़ा, न्यायिक अधिकारियों के बंधक संकट हुआ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, अब सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए चुनाव आयोग के माध्यम से, सारा सवाल ये उठ रहा है कि दीदी लगातार बयान देते रही इस प्रकार के उकसावे के, उसके बाद ये घटना हो रही है। ठीक है, सारा देश जानता है, आप भी जानते हैं, स्टूडियो के सारे लोग जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में पुलिस प्रशासन जो है, सुरक्षा की जो पावर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स को पोस्टिंग करना, उनका ट्रांसफर करना, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ पे है। उन्होंने आते संग ही 50 सीनियर ऑफिसर्स को तबादला कर दिया, जिसको लेकर के जब मांग हुई कि भाई आप ऐसा तबादला करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पाएंगे, तो कुछ लोग कहीं पे उन्होंने वापस लिया अपने फैसले को। तो ऐसे में ममता बनर्जी पे आप क्यों ब्लेम डालते हैं? उनके बयान सर, बीते दिनों उनके जो बयान, तौसीफ साहब उनके जो बयान रहे हैं भड़काने वाले कि साहब एक समुदाय अगर इकट्ठा हो गया तो 1 सेकंड में ये हो जाएगा, अगर एसआईआर के लिए आपके घर लोग आए तो महिलाएं तैयार रहें, तमाम ऐसे बयान उनके रहे हैं दीदी के, वो भड़काने के काम कर रहे हैं जब तमाम प्रक्रिया चल रही है। सवाल ये है तौसीफ साहब, देखिए, अगर ममता बनर्जी के भाषण में लगता है आपको कुछ अनुचित बातें कही गई है, तो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेंगी।
बीजेपी जाए और कंप्लेन करे, बीजेपी की तो बात सुनती है इलेक्शन कमीशन। तो ये बेबुनियाद बातें ममता बनर्जी ने कहीं कोई गलत बात नहीं कही है। आपने एसआईआर के सारे प्रोसेस में आपने अनाउंस कर दिया, अभी भी कितने एडजुडिकेशन में पड़े हुए, जिन लोगों के पास में सारे दस्तावेज हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको जो एडजुडिकेशन में आप डिलीट कर रहे हैं, तो जनता का आक्रोश आइए, जनता कहाँ जाएगी? तो अब तो सर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया चल रही है, उस पर तो विश्वास सभी को करना पड़ेगा ना सर। तौसीफ जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया चल रही है और न्यायिक अधिकारी पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस वगैरह हैं, उन पर तो विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल विश्वास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल के गठन किए कि जिन लोगों का नाम डिलीट हो जाएगा वो जाके अपील करेंगे, वो ट्राइब्यूनल सिर्फ पेपर में है। वो ट्राइब्यूनल क्या सुप्रीम कोर्ट ने कब ऑर्डर पास किया? ट्राइब्यूनल कहाँ फॉर्म हुआ है बताइए? जिन लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, रिवीजन लिस्ट जो आ रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश हो रहे हैं, उसमें जिन लोगों का नाम नहीं है वो कहाँ जाएंगे? ठीक है प्रकाश जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट, प्रकाश जी जल्दी से छोटा सा कमेंट कि क्या प्रक्रिया में कहीं खामियां नजर है? सुप्रीम कोर्ट तो पूरी निगरानी कर रहा है, छोटा सा कमेंट जल्दी से प्रकाश जी। सर देखिए, ममता बनर्जी को एसआईआर बिल्कुल पसंद नहीं है। 12 राज्यों में एसआईआर एक साथ चल रहा है, 11 राज्यों में कहीं कोई घटना नहीं हुई और बंगाल में अराजकता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। ये तृणमूल प्रवक्ता जिस ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल के गठन की तैयारियां चल रही हैं और बहुत तेजी से चल रही है। आज शाम की खबर है कि आज शाम को मुख्य चुनाव अधिकारी ने ट्राइब्यूनल गठन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए चिट्ठी लिखी है, मीटिंग कर रहे हैं और बहुत संभव है कि 1-2 दिन के अंदर में ट्राइब्यूनल बैठ जाएगा, जिसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। IIM जोका के अंदर में ये सारी चीजें बन रही है और ये हो जाएगा। सवाल बिल्कुल शायद पूरी उम्मीद भी है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी निगरानी है कि व्यवस्था सही से चल रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों। अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14545555 पर कॉल करें। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। देश के चुनावी राज्यों में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। असम से लेकर केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी तक सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। कौन किस पर भारी पड़ रहा है और किन मुद्दों पर हो रही है जमकर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। असम के नगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी असम के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने असम को आने वाले 3 सालों में अमेरिका के राष्ट्रीय राजमार्गों जैसी सड़कें देने का वादा किया। राहुल बाबा आज यहां आए थे, बड़े गरज गरज कर बोल रहे, ये हो गया वो हो गया। 15 साल तक आपकी सरकार रही, असम के लिए आपने क्या किया? जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने यही 10 साल में 9 लाख
78,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। आसाम का रोड नेटवर्क आने वाले 3 साल में अमेरिका के राष्ट्रीय राज्य मार्गों के बराबर होगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम के कार्बी आंगलोंग और जोरहाट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो आर्टिकल 244A को लागू किया जाएगा। जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, आपका 244A इंप्लीमेंट होगा और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। उधर केरलम में भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने चिरायन कीजू निर्वाचन क्षेत्र में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कोल्लम और कोवडियार में जनसभाओं को भी संबोधित किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बाद अब एलडीएफ और यूडीएफ ने भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एलडीएफ का घोषणा पत्र जारी किया। एलडीएफ ने कल्याणकारी पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का वादा किया है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को 50% तक बढ़ाने और 20 लाख गृहिणियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने यूडीएफ का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। यूडीएफ ने मिशन समुद्र से केरलम को ग्लोबल हब बनाने का वादा किया है। साथ ही एयरपोर्ट, रनवे और टर्मिनल के विस्तार, 10,000 एमएसएमई यूनिट्स को 100 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचाने में मदद करने का वादा किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपए करने, इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाएं लाने का भी वादा किया गया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने एलडीएफ और यूडीएफ के वादों को महज छलावा बताया और कहा कि लोग यूडीएफ और एलडीएफ के बीच बारी बारी से होने वाले कुशासन से थक चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राज्य के लोगों में बदलाव की जबरदस्त इच्छा है। केरलम के लोगों ने तय कर लिया है कि पिछले 10 सालों की वामपंथी सरकार से अब उनका सब्र टूट चुका है। यह चुनाव भाजपा और केरल के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा, क्योंकि बीजेपी को जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। केरल की राजनीति के इतिहास में एनडीए का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा। लोग यूडीएफ और एलडीएफ के बीच बारी बारी से होने वाले कुशासन से थक चुके हैं। मुझे लगता है कि बदलाव को लेकर लोगों में जबरदस्त इच्छा है। केरल के लोगों का पिछले 10 सालों की वामपंथी सरकार से सब्र टूट चुका है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, गलत तौर तरीके और मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये को देखते हुए लोगों ने अब बदलाव का मन बना लिया है। उधर तमिलनाडु में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री और डीएम के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने अपना नामांकन दाखिल किया। वो चेपॉक तिरुवल्लिकेनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने और टीवी के अध्यक्ष विजय ने त्रिची पूर्व विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 30 मार्च को पेरम्बूर से भी अपना नामांकन दाखिल किया था। एआईएडीएम के नेता डी जयकुमार ने रोयापुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनावों के लिए संग्राम अपने चरम पर है। अब जनता के बीच वादों, विकास और विश्वास की असल परीक्षा होना बाकी है और फैसला जनता के ही हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और बात संसद की। संसद के बजट सत्र में आज भी विधायी कामकाज ने रफ्तार पकड़ी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से लेकर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन और जन विश्वास से जुड़े अहम विधेयकों पर मुहर लगी। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। क्या है इन विधेयकों में खास और संसद में किन मुद्दों पर हुई आज बहस, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र में गुरुवार को दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चला। लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य प्रावधान भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को पारदर्शी और एकरूप बनाना है। यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। यह विधेयक सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में उत्पन्न प्रशासनिक अस्पष्टताओं तथा कैडर प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे इन बलों की कार्यकुशलता और मनोबल दोनों को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्यसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस बिल पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह विधेयक हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करता है। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। महोदय, आंध्र प्रदेश को अमरावती के रूप में नई राजधानी मिल रही है। शुभकामना है। विकास के पथ पर आंध्र प्रदेश ऊंचाइयों को छुए और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने और संकल्प को पूरा करने में सार्थक भूमिका निभाए। राज्यसभा से जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया गया। यह कानून मौजूदा कानून में संशोधन करता है ताकि लोगों का जीवन और व्यापार को आसान और तर्कसंगत बनाया जा सके। कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, मेरे पास ढेर सारे उदाहरण है। ये जो 1000 से अधिक एक साथ एक कानून में 1000 से अधिक कानूनों में बदलाव लाया गया, उन सबका जो सामूहिक प्रभाव, जो समुचित प्रभाव, सबके साथ सबको जोड़कर अगर हम देखें तो बहुत बड़े रूप में ये जनता को सुविधा देगा, जनता को अब एक ईज ऑफ लिविंग जीवन में सरलता लाएगा। बजट सत्र के दूसरे चरण की समाप्ति को लेकर राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि आज सत्र को सिर्फ स्थगित किया जाएगा, जबकि महिला आरक्षण को लेकर सत्र में आगे भी कामकाज चलेगा। We have certain bills and certain important issues which we have shared with our honorable members from opposition parties also. We are going to have a very important bill in the next 2 to 3 weeks time. So today government will propose the house to be adjourned and we will meet very soon for a very specific period. राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि हम महिला आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर हैं और विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा हर चीज को आप राजनीतिक एंगल से देखते, कभी आप मानवता के एंगल से भी देखिए, कभी आप देश के एंगल से भी देखिए, कभी आप विकसित भारत के एंगल से भी देखिए। और ये विकसित भारत का ये लक्षण होगा कि आज आने वाले समय में 33% महिलाएं इस हाउस में बैठेंगी, ये इसका असर पड़ेगा। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण पर हम सरकार के साथ हैं, लेकिन यह विधेयक विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद लाया जाना चाहिए, न कि चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जाए। हम मिलकर काम करेंगे, इसके लिए हम सभी साथ देंगे, लेकिन ये चुनाव में इसको मत लाकर चुनावी मुद्दा मत बनाओ। संसद के बजट सत्र से बजट पारित होने के बाद सरकार के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो चुके हैं, जबकि महिला आरक्षण को लेकर सरकार के महत्वपूर्ण कदम भी सदन में देखे जाएंगे। अनुज यादव, राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने दो टूक संदेश दिया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरीके से सामान्य बनी हुई है।
साथ ही विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी भी लगातार जारी है। साथ ही पेट्रोकेमिकल से जुड़े उद्योगों को भी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। देश में सभी रिफाइनरी अधिकतम उत्पादन क्षमता पर काम कर रहे हैं और सल्फर की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि नेचुरल गैस की सप्लाई भी 100% है। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के बाद से 3 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है। पिछले 1 माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं। वैश्विक संकट के बीच सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूरी तरह सीमा शुल्क छूट देने का फैसला किया है। यह कदम अस्थायी राहत के तौर पर उठाया गया है। Government of India has decided to provide full customs duty exemption on critical petrochemical products for a certain period, for a period of 3 months about, till 30th June 2026. This measure has been taken as a temporary and targeted relief in order to ensure continued availability of critical petrochemical inputs for domestic industry. वहीं विदेश मंत्रालय ने अर्मेनिया और अजरबैजान के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान इजरायल युद्ध के बाद 1200 नागरिकों को भारत लाया गया है, जिसमें 845 छात्र हैं। सभी को अर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भारत लाया गया है। So far we have facilitated 1200 Indian nationals, which includes 845 Indian students, to exit Iran via the land border into Armenia and Azerbaijan. Of these, 996 crossed over into Armenia and 204 into Azerbaijan. Over and above, we have also relocated several Indian nationals to safer places in Iran in the last few days. सरकार पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। देश में किसी तरह की कोई अफवाह और भ्रामक जानकारी न फैले, इसके लिए खुद समय समय पर हर अपडेट दे रही है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक बुलाई है, जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठक का नेतृत्व करेंगे। The UK side has invited several countries, which also includes India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, Foreign Secretary is attending the meeting. यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। और पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को लेकर लगातार स्थितियां बदलती बिगड़ती जा रही हैं। किस तरीके से तमाम प्रयास चल रहे हैं, इस बीच में इस खबर पर जाएं उससे पहले एक और खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए साधना सप्ताह का शुभारंभ किया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक सप्ताह के साधना सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश के सिविल सेवकों की क्षमता, प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में
देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार के वर्तमान प्रयासों को बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं तो उसका एक आशय है पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहार में बदलाव। ये बात हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकारी होने पर ज्यादा होता था, लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। पद नहीं, कार्य का महत्व बढ़े। संविधान भी हमारे कर्तव्यों से ही हमें अधिकार प्रदान करता है। हर फैसले से पहले जब आप ये सोचेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या कहती है, तो आपके फैसलों का इम्पैक्ट अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपसे एक बार फिर दोहराऊंगा, हमें हमारे वर्तमान प्रयासों को भविष्य के एक बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के मिशन पर भारत तेजी से सफलता हासिल कर रहा है। रक्षा उत्पादन और विदेशों को निर्यात करने के मोर्चे पर भारत ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। देश का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में सालाना आधार पर 62% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने इसे भारत पर बढ़ते वैश्विक भरोसे का प्रतीक बताया और कहा कि आज भारत रक्षा उत्पादों के आयातक से निर्यातक बनने का सफर तेज गति से पूरा कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के सरकार के प्रयास अब बेहतर परिणाम दे रहे हैं। भारत, जो कभी केवल हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था, अब निर्यात के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी सूचना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं दी, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि देश का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 23,622 करोड़ रुपए के आंकड़े से कहीं अधिक है। 14,802 करोड़ रुपए से अधिक की ये वृद्धि 62.66% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का योगदान 54.84% और निजी क्षेत्र का योगदान 45.16% रहा। पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात में 151% की वृद्धि हुई है, जबकि निजी कंपनियों ने 14% की वृद्धि दर्ज की है। जानकारों का मानना है कि ये अभूतपूर्व वृद्धि वैश्विक स्तर पर भारत के रक्षा उपकरणों की साख को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया भर में रक्षा उपकरणों का विनिर्माण केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा निर्यात में लगातार सफलता प्राप्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पश्चिम एशिया में युद्ध और भीषण हो गया है। जहां जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उससे शिपिंग यहां असुरक्षित हो गई है। कच्चा तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर जैसे सामानों की कमी होने लगी है और ये महंगे भी हो गए हैं। उद्योग धंधों के साथ साथ आयात निर्यात पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। भारत भी इससे प्रभावित है, लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि देशवासियों को दिक्कतें ना होने पाए। आप देखिए इस रिपोर्ट को। नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध और भीषण हो गया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। वहीं ईरान भी इजराइल सहित अरब देशों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने युद्ध खत्म होने में अभी कुछ और हफ्तों का समय बताया है। अमेरिका की ओर से आ रहे बयानों और किसी समझौते के प्रति ईरान के कड़े रुख को देखकर अब ये लगने लगा है कि इस इलाके में हालात अभी सामान्य नहीं होने वाले हैं। हॉर्मुज को लेकर संशय बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को सामान्य स्थिति में लाने में अमेरिका की दिलचस्पी भी नहीं दिखती। ट्रंप का कहना है कि एक बार युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह अपने नियंत्रण में बताया है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज मित्र देशों के लिए खुला हुआ है, लेकिन यहाँ जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे शिपिंग यहाँ असुरक्षित हो गई है। पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ रहा है। कच्चा तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर जैसे सामानों की कमी होने लगी है और ये महंगे भी हो गए हैं। उद्योग धंधों के साथ साथ आयात निर्यात पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है। भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस प्रभाव से भारतीयों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। परेशानी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बुधवार को लगातार दूसरी बार सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की। आगे हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में क्या जरूरी निर्देश दिए। देश में कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है। एलपीजी परेशानी से निपटने में सरकार कितनी सफल हो रही है। पश्चिम एशिया में भारतीयों की स्थिति क्या है। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की। इस बैठक में युद्ध के प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। वहीं आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा हुई। बैठक में कैबिनेट सचिव ने बताया कि एलपीजी को अरब के अलावा दूसरे देशों से भी खरीदा जा रहा है। विभिन्न देशों से नई आपूर्ति शुरू की गई है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी भी अलग अलग देशों से मंगाई जा रही है। घरेलू सिलेंडर के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे देश में एक्टिव हैं। पीएनजी कनेक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। गर्मियों में बिजली की परेशानी ना हो, इसके लिए बिजली संयंत्रों के लिए गैस और कोयले की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। युद्ध से प्रभावित कृषि, नागर विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि फर्टिलाइजर का देश में उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक देशों से खरीद पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकारों के सहयोग से फर्टिलाइजर की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। बैठक में यह भी बताया गया कि पिछले एक महीने से खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कीमतों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि उत्पादों, सब्जियों और फलों की कीमतों की भी निगरानी की जा रही है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलें और निरंतर कूटनीतिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस संबंध में प्रभावी जानकारी के प्रसार और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर बेहतर समन्वय, रियल टाइम संचार जैसे उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए आवश्यक सामानों की उपलब्धता का भी जायजा लिया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ और रबी मौसमों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। गलत जानकारी और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक सही जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वो प्रभावित नागरिकों और प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव उपाय करें। सरकार के अब तक उठाए गए कदमों का प्रभाव भी भारत में दिख रहा है। देश में पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े, तेल शोधन कारखानों में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, घरेलू एलपीजी और पीएनजी सबको मिल रही है, गाड़ियों को सीएनजी मिल रही है, कॉमर्शियल संस्थानों को कमी की स्थिति में वैकल्पिक ईंधन मिल रहा है, बुआई के सीजन तक देश में फर्टिलाइजर की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। खाड़ी देशों से लाखों भारतीय सरकार की मदद से वापस लौट चुके हैं। एक तरफ सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों पर इस युद्ध का प्रभाव कम से कम हो, वहीं लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों के चंगुल में ना फंसें, पैनिक ना करें और आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।